बच्चों आज का टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको H से प्रदर्शित करते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन कार्य के योग को हम उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात एंथैल्पी बराबर होता है H बराबर E प्लस PV, जहाँ E है निकाय की आंतरिक ऊर्जा और PV है दाब आयतन कार्य, दाब गुणा आयतन। अब जिस तरह से आंतरिक ऊर्जा का हम को ज्ञात नहीं कर सकते हम किसी निकाय की, इसी तरह से एंथैल्पी को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल निकाय की दो अवस्थाओं के बीच के एंथैल्पी परिवर्तन को ज्ञात किया जा सकता है। तो एंथैल्पी परिवर्तन के लिए इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, या डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। एक बार दाब स्थिर है, एक बार आयतन स्थिर है। तो जो सामान्यतः हम क्रिया कराते हैं वो स्थिर दाब पर होती है, वायुमंडलीय दाब पर। तो स्थिर दाब होगा तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 0 स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर। तो स्थिर दाब पर ये समीकरण क्या हो जाएगी, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये स्थिर दाब पर किसी निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन है, जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और ये दाब आयतन कार्य परिवर्तन के योग के बराबर है। अब इसमें हम देखते हैं कि आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में क्या अंतर है, इसको समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हम आंतरिक ऊर्जा पढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा में पढ़ते हैं Q प्लस W, यानी निकाय को दी गई ऊष्मा और निकाय पर हुआ कार्य है। वो कार्य क्या होता है, दाब आयतन कार्य होता है। इसको भी हम P डेल्टा V लिखते हैं, यानी Q प्लस P डेल्टा V, इस तरह से लिखते हैं। डेल्टा E को ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में। तो इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, ये तो एक जैसे ही लग रहा है देखने में। तो इसमें अंतर ये है वास्तव में, जो आंतरिक ऊर्जा है बाद में जाके, मतलब ये है तो एक ही टर्म, अगर हम गहराई से देखें तो एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा एक ही टर्म है समीकरण के हिसाब से, परंतु मॉडिफाइड किया गया आंतरिक ऊर्जा की टर्म को एंथैल्पी परिवर्तन में, और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को केवल स्थिर आयतन पर जो निकाय की ऊष्मा में परिवर्तन होता है या निकाय की जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहा गया। यानी यहाँ पे यदि हम आयतन को भी स्थिर कर दें, यहाँ पे डेल्टा V यदि स्थिर हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर Q के हो जाएगी। तो इसको ही केवल आंतरिक ऊर्जा कहा गया, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहा गया स्थिर आयतन पर जब दाब स्थिर हो, तो दाब स्थिर होने पे जो आयतन में परिवर्तन होगा तभी तो कार्य माना जाएगा। यदि आयतन, हम कहते हैं कार्य कब होता है, जब विस्थापन हो। यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होता है, चाहे कितना भी हम बल लगा लें। तो इसीलिए कितना भी दाब हो, यदि आयतन परिवर्तन शून्य होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो उस कार्य शून्य की स्थिति में जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है निकाय की, उसको हम आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। परंतु यदि कोई कार्य निकाय पर हो रहा है या कार्य निकाय द्वारा हो रहा है, तो तब उसको जोड़ करके आंतरिक ऊर्जा में, तब उसको एंथैल्पी हम कहते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की जो टर्म थी उसमें मॉडिफिकेशन किया गया सही, और उसको फिर एंथैल्पी परिवर्तन कहा गया। एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध, एक संबंध तो हमने ये पढ़ ही लिया कि डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। पर सामान्यतः हम देखते हैं जो ठोस पदार्थ हैं या द्रव पदार्थ हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि आयतन में कोई एप्रिशिएबल यानी
दर्शनीय परिवर्तन उनमें नहीं होता। हम दाब उनका स्थिर रखें तो आयतन में कोई उनका दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता। तो गैस के लिए जब हम पढ़ते हैं आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए ही हम एक अन्य संबंध हम ज्ञात करते हैं आदर्श गैस समीकरण से, PV बराबर nRT। ये आदर्श गैस समीकरण है। तो गैस में ही आयतन का परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है, द्रव और ठोस में आयतन का परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। तो यदि दाब स्थिर हो, क्योंकि दाब स्थिर की बात कर रही है एंथैल्पी परिवर्तन में, स्थिर दाब व ताप पर, ताप भी स्थिर हमने कर दिया, निकाय की या कह दो गैस के एक आयतन के लिए क्या हो जाएगा, PV1 बराबर N1RT। इसी प्रकार दूसरे आयतन के लिए PV2 बराबर N2RT। ये दूसरे आयतन के लिए है, दूसरे आयतन के लिए। गैस ही की दो अवस्थाओं की बात कर दी गैस की, तो इस क्या हो जाएगा, इसीलिए अवस्था परिवर्तन क्या हो रहा है, आयतन परिवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, PV2 माइनस PV1 या PV1 माइनस PV2 भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा N2RT माइनस N1RT। तो क्या हो जाएगा PV2 माइनस V1 बराबर N2 माइनस N1RT। तो क्या हो जाएगा P डेल्टा V बराबर डेल्टा nRT। और यदि हम P डेल्टा V का मान यहाँ पे रख दे समीकरण में, तो हमें दूसरा संबंध ज्ञात हो जाएगा जो डेल्टा H और डेल्टा E के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसीलिए यह मान, इसको हम समीकरण 1 रखें, यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। ये गैस के लिए संबंध होता है, आदर्श गैस के लिए। डेल्टा n क्या है, गैस के मोलों की संख्या में जो परिवर्तन हुआ है प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच में। यदि डेल्टा n का मान शून्य हो जाए, यदि डेल्टा n का मान शून्य यानी मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब ये 0 हो गया डेल्टा n, तो ये भी 0 हो गया, तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा E के परिवर्तन के बराबर हो गया, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर हो गया। अब यदि हम ये कहें कि यदि डेल्टा n का मान बड़ा है 1 से, तो जब 1 से बड़ा होगा तो एंथैल्पी परिवर्तन का मान ज़्यादा हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से। और यदि डेल्टा n का मान छोटा है 1 से, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H का मान कम हो जाएगा डेल्टा E से। या इसको हम ये कह सकते हैं, बल्कि एक की जगह यहाँ लिखेंगे धनात्मक, जब ये धनात्मक होगा, सॉरी उसको ठीक कर लो, ये मैंने गलत लिख दिया है, और यहाँ पे ऋणात्मक लिखो। जब डेल्टा n का मान धनात्मक हो और जब डेल्टा n का मान ऋणात्मक हो। तो धनात्मक होने पर डेल्टा n का मान, यानी जब मोलों की संख्या में वृद्धि हो तभी तो धनात्मक होगा। तो मोलों की संख्या में वृद्धि होने पर जब ये धनात्मक होगा तो प्लस ही रहेगा, तो डेल्टा ई में जुड़ेगा कुछ, तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से अधिक होगा। और यदि डेल्टा एन का मान ऋणात्मक है, यानी जो बाद की अवस्था में मोलों की संख्या है वो पहली अवस्था की मोलों की संख्या से कम हो, यानी मोलों की संख्या घट जाए, यानी उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम हो जाए,
तो उस स्थिति में जब हम N2 माइनस N1 करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो ऋणात्मक होने पर ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा ई में से कम हो जाएगा, यानी डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से कम होगा। तो इनको ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध मैंने आपको बताया, और इनमें क्या अंतर है बेसिकली वो समझ लेंगे कि एंथैल्पी वास्तव में किसी सिस्टम की निकाय की क्या होती है और आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। आज इतना ही, इसके आगे कल बताऊँगा।